आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से अक़लियतों के लिए सब प्लान के ऐलान के साथ ही तेलंगाना में भी सब प्लान का मामला गरमा रहा है। हाल ही में सुधीर कमीशन की रिपोर्ट के बुनियाद पर एक किताब लिखी गई थी, मुस्लिम्स इन तेलंगाना। हैदराबाद में मुसलमानों की नुमाइंदा जमात कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आज इस किताब पर मुबाहिसा रखा गया। इस किताब में जो मुसलमानों की गुर्बत का जिक्र किया गया है और मुसलमानों को दीगर चैलेंजेस का सामना है, उस ताल्लुक़ से मुख्तलिफ माहिरीन ने गुफ्तगू की। ख़ास तौर पर इस किताब के एक ऑथर प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान, जो कि एक माहिर इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने जो दलित बंधु स्कीम का ऐलान जो केसीआर साहब ने किया है, उसके बेसिस पे मुसलमानों को भी इस किस्म की सहूलत देने की बात की है। मुलाहिजा फरमाइए प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान ने क्या कहा है। मुसलमान घर है, 9 लाख घर है मुसलमान। इन 9 लाख घरों में अगर हम सबसे गरीब, जो सबसे गरीब 9,000 घर है, यानी 1%, हम ये नहीं कह रहे कि 50,000 घरों को या 60,000 घरों को, हम ये कह रहे हैं कि अगर आप सबसे गरीब 9,000 घर, ये कौन 9,000 है? जिनकी छप्पर नहीं है, जिनका अपना घर नहीं है, जिनकी पढ़ाई 0 है, जिनकी आमदनी 100 रुपए से कम है दिन की। ये सारा डेटा तो हमने प्रेजेंट किया। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप ये आखिरी का 1%, या अच्छा तो ये होगा कि आखिरी का 2%, यानी 18,000 घर, हम हरगिज 50,000 घर की बात नहीं कर रहे हैं, जो 50,000 वाकई गरीब है, लेकिन आखिरी के जो 18,000 घर हैं, अगर आप उनको वही स्कीम एक्सटेंड करें जो हमारे दलित कौम को दी जा रही है, जो कि बहुत अच्छी स्कीम है। दलित पॉवर्टी बहुत ज्यादा और 5,000 साल से गरीब है वो। अगर ये स्कीम हम निचले 2% मुसलमान 18,000 घरों को एक्सटेंड करते हैं, तो आपको 1,800 करोड़ का खर्च होगा। हेडलाइन ये है, सिर्फ हम चाह रहे हैं कि 1,800 करोड़ खर्च करें आप। 18,000 घरों को आप 10-10 लाख रुपए दें, जिससे बहुत ऐन मुमकिन है कि ये घर पॉवर्टी से ऊपर आ जाए, क्योंकि 10 लाख की रकम अच्छी रकम है। तो अगर आप उस 18,000 लोगों को 10-10 लाख रुपए दें, जिनसे वो एक एसेट खरीद सके। मैं प्रोफेसर हूं तो मैं अक्सर करता हूं कि अगर आप दुनिया भर में देखें कि गरीबी खत्म करने की सबसे अच्छी तरकीब कौन सी है, अगर ये दुनिया भर का लिटरेचर देखें आप, तो कुछ लोग आप में से कहेंगे कि भाई पढ़ाई कराओ, पढ़ाई बहुत अच्छी तरकीब है। कुछ आप में से कहेंगे कि भाई उनको एक नौकरी दे दो, कुछ कहेंगे कि हिजरत करवा दो। लेकिन दुनिया भर में एक चीज रही है जो सबसे कारआमद रही है पॉवर्टी को कम करने में। दुनिया भर में हर जगह जहां गरीब रहे हैं, वहां एक पब्लिक पॉलिसी इंटरवेंशन जो सबसे कारआमद रहा है, वो है एक एसेट। अगर आप किसी गरीब घर को एक एसेट, एक ओनरशिप, एक कोई ऐसी चीज दे दें जो वो ओन कर दे, छोटी सी जमीन, छोटा सा घर, तो सबसे ज्यादा एफिशिएंट एंटी पॉवर्टी इंटरवेंशन इज 1 एसेट। 10 लाख रुपए में ये घर एक एसेट खरीद सकता है। तो अगर आप 18,000 घरों को दे दें तो आपको 1,800 करोड़ खर्च होंगे। 1,800 करोड़ रुपए तेलंगाना के बजट के 1.5% होते हैं। 1.5%, 1.5% ऑफ द टोटल बजट। बेशक प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान का यह सुझाव बहुत अच्छा है कि दलित बंधु की तर्ज पर अगर मुस्लिम गरीब खानदानों को भी ये एक्सटेंड की जाती है, 10 लाख रुपये फी खानदान दिया जाता है, तो चंद हज़ार मुसलमान खानदान तरक्की पा सकते हैं, स्टेबल हो सकते हैं। ये बहुत अच्छा सुझाव है, मगर ये एक कौम का होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से जिस तरह से सुधीर कमीशन की रिपोर्ट में सब प्लान का जिक्र ऑलरेडी किया गया था और सब प्लान को रिकमेंड किया गया था, तो सब प्लान का भी जिक्र होना चाहिए। इस पर जोर देना चाहिए ताकि हर एंगल से मुसलमान कौम का डेवलपमेंट हो सके। वरना हो जाएगा ये कि चंद खानदान मुस्तफिद हो गए और बाकी के ख़ास तौर पर बहुत सारे लोग मिडिल क्लास के भी तो होते हैं, वो भी काफ़ी परेशान हैं। वो
घर के किराए दे देकर परेशान हैं, कोविड के बाद से रोजगार के लाले पड़े हुए हैं। तो अगर ये जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है इसके बारे में भी अगर कुछ किया जाए, लोन्स दिए जाएं, और जिस तरह से हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी, हायर परचेज स्कीम को भी इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि ऐसे हजरात जो सूद का कारोबार नहीं करना चाहते वो इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। बहरहाल आमिरुल्लाह खान साहब एक इकोनॉमिस्ट हैं, वो बेहतर समझ सकते हैं। इस प्रोग्राम के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मीडिया से मुखातिब किया और मीडिया के मुख्तलिफ सवालात लिए। मीडिया ने नरेंद्र मोदी की अमेरिका से वापसी के बाद जो पार्लियामेंट में जो बिल्डिंग तैयार हो रही है उसका अकेले मायना करने के सवाल को लेकर नाराजगी जताई। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। कल रात में नई पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग तामीर हो रही, कंस्ट्रक्ट हो रहा, उसका जाकर उन्होंने मायना किया। मेरा मानना यह है कि भारत के संविधान के लिहाज से हमारे मुल्क में थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है संविधान के। और थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के काम में मुदाखलत नहीं करेगा, ना जुडिशरी के, सब इंडिपेंडेंट काम करेंगे। तो प्रधानमंत्री जो है वो संविधान के लिहाज से, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिहाज से एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। अगर प्रधानमंत्री सिर्फ अकेले जाकर नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट हो रही है उसका मायना करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, तो मेरा मानना है वो गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ उनका ये स्टेप है। दूसरा, उस हाउस का जो कस्टोडियन है वो स्पीकर है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, वो उनके साथ क्यों नहीं थे? ये ऐसी जगह नहीं है कि प्रधानमंत्री निकलकर राष्ट्रपति की रोड का मायना कर ले। प्रधानमंत्री वो कर सकते हैं, मगर जब आप पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं तो पार्लियामेंट स्पीकर के तहत आता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो। वहाँ की जिम्मेदारी, वहाँ का कस्टोडियन स्पीकर है। प्रधानमंत्री अकेले क्यों गए? स्पीकर को बुलाना चाहिए था, स्पीकर उनके साथ होना चाहिए। तो इसलिए हमने कहा कि वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के, उनका जो विजिट करना वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ जाता है। स्पीकर होते वहाँ पर, स्पीकर को बुलाते, स्पीकर साहब उनके आने पर उनका इस्तेमाल करते। बस स्पीकर ही नहीं है तो फिर स्पीकर, पार्लियामेंट का जिम्मेदार तो स्पीकर है ना, तो स्पीकर ही नहीं है वहाँ पर। तो इसीलिए हमने कहा कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रधानमंत्री का विजिट उसके खिलाफ। जब से एमपी हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी तेलंगाना से बाहर जाकर दीगर रियासतों में इलेक्शन लड़ रहे हैं, तब से उन्हें वोट काटने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इसी तरह का इल्ज़ाम हाल ही में शिवसेना की जानिब से लगाया गया है। इसका सवाल पूछने पर ओवैसी साहब ने कुछ इस तरह से जवाब दिया। नंबरी डोगले हैं, इंटेलेक्चुअल करप्ट हैं, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी इन लोगों में है कि महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी के डाइस से दोनों पुकार रहे थे असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ। दोनों पुकार रहे थे कि ओवैसी को रोको, ओवैसी को रोको, ये एंटी नेशनल है। और जब उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने का टाइम आया तो फौरन जाकर कांग्रेस और एनसीपी से निकाह कर लिए। कांग्रेस भी हमको गाली दे रही थी कि बीजेपी और शिवसेना का मुख्यमंत्री मत होने दो, ओवैसी को मजलिस को वोट मत दो। तो वो क्या था, इतने साल वो बीजेपी के साथ थे। 2014 में आपने नहीं जिताया मोदी को, इनको शर्म नहीं आती इस तरह का झूठ बोलते हुए। 2014 में आपने मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया। आपने हर इलेक्शन में मोदी के कैंपेन में हिस्सा लिया। 2002 में जब गुजरात जल रहा था तो तुम्हारा उस वक्त का लीडर क्या कह रहा था मोदी के बारे में? तो इन लोगों की, ये लोग इंटेलेक्चुअली और मॉरली करप्ट हैं, बैंक करप्ट हैं, इसीलिए ये बकवास करते रहते हैं। सच्चाई से इसका कोई ताल्लुक नहीं। पर सर, ये आरोप आप पे पहली बार नहीं लगा, इसके पहले भी कई बार हाँ लगते रहता, हम पे लगता रहेगा और हमको इसकी कोई परवाह नहीं है। ये तमाम के तमाम जो इल्जामात लगा रहे वो बोखलाहट का शिकार हो चुके हैं, परेशान हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा। और
मैं आपको बता रहा हूं कि एक दिन आएगा दोबारा शिवसेना बीजेपी के साथ गोद में बैठ जाएगी। इस जवाब से मुतमईन न होकर एक सहाफ़ी ने असदुद्दीन ओवैसी साहब से ये पूछा कि आप हुकूमत तेलंगाना के पास बात तो रखते हैं, मगर जिस किस्म का प्रेशर लगाना चाहिए उस किस्म का प्रेशर नहीं लगाते हैं, आप हुकूमत के तई नरम गोशा इख्तियार किए हुए हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कुछ इस तरह से उसकी वजाहत की। मैं आपको बता रहा हूं कि जब चीफ मिनिस्टर ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी दलित बंधु की स्कीम के बारे में, तो उस ऑल पार्टी मीटिंग में हमारे एमएलए ने इस दलित बंधु स्कीम का वेलकम किया और साथ में ये भी कहा कि मुसलमान और दीगर जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी ओबीसी के, उनको भी इस तरह की मदद करनी चाहिए। आज हमने ये सेमिनार करके ये बताया है कि तेलंगाना में पॉवर्टी की बुनियाद पर दलितों को ये स्कीम दी जा रही है। मैं जो समझता हूं कि एक रेवोल्यूशनरी स्टेप केसीआर ने लिया तेलंगाना में, मगर मुसलमानों का तेलंगाना में पोजीशन ये है कि अर्बन एरियाज में 57% मुसलमानों के पास जाति घर है, जबकि हमारे हिंदू भाइयों का 73% है। और मुसलमान जो है टोटल एम्प्लॉयज तेलंगाना में 7% है, आईएएस आईपीएस और उसमें सिर्फ 3% है, और पॉवर्टी जो है 9% तेलंगाना के मुसलमान जो बीपीएल है। तो हमने ये बताया है कि तेलंगाना में करीब 8,80,000 मुसलमानों के हाउस होल्ड हैं, और इकोनॉमिस्ट, सोशल साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स ने ये बताया है कि कम से कम मिनिमम 1% मुसलमान तेलंगाना के एब्जेक्ट पॉवर्टी में जिंदगी गुजारे, यानी करीब 9,000 हाउस होल्ड। तो हमने चीफ मिनिस्टर का वेलकम किया। सीएम ने भी कहा कि और दीगर समाज के लोगों को भी स्कीम एक्सटेंड की जाएगी। हम ये चाह रहे हैं कि अपना केस बिल्ड करें कि मुसलमान को इसी तरह स्कीम क्यों मिलना, क्योंकि ये एम्पिरिकल डेटा है। इसीलिए हमने आज ये फैसला लिया, और हमारे एमएलए तेलंगाना के समय बोले तेलंगाना में 8.5 लाख मुसलमानों के घर हैं, जिसमें से मिनिमम 1% लोग जो है बीपीएल आते हैं। तो उनको अगर आप देंगे 10 लाख एक मेंबर को, तो 900 करोड़ का स्टेट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन होगा। जबकि खुद मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी का बजट यहाँ पर जो पूरे देश में अगर आप देखेंगे कहीं इतना बड़ा बजट नहीं है, 1600 करोड़ बजट है। तो हम ये भी कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर उसको उस 10 लाख को आप 2 साल में दीजिए, मगर ये देना जरूरी है, क्योंकि गरीबी से आवाम को उठाने के लिए, उनका एक एसेट क्रिएट करने के लिए, और पूरी दुनिया में इस तरह का जो फंड ट्रांसफर हुआ है, ये तो एक्सपर्ट भी मानते हैं। हम तो वेलकम करें दलित बंधु को, और चीफ मिनिस्टर ने कहा कि दीगर सोसाइटी के रिलीजियस के हो या ओबीसी के लोगों को भी दिया जाएगा। हम देना, इसलिए हमने अपना केस बिल्डअप किया, डेटा जमा किया, इकोनॉमिस्ट को बुलाया और उन्होंने दिया, हम तो अपनी बात रखें। लेकिन तेलंगाना के क़याम से ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन टीआरएस हुकूमत की हलीफ जमात रही है। इसके बावजूद दलित बंधु की स्कीम लॉन्च होने के वक्त क्या मुस्लिम बंधु की स्कीम का भी जिक्र नहीं किया जा सकता था? ऐसा एक सहाफ़ी ने असदुद्दीन ओवैसी साहब से सवाल पूछा, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कुछ इस तरह से उसकी वजाहत की। मुलाहिजा फरमाइए। नहीं डालते हैं। देखिए, पूरे देश में अगर कहीं पर 60,000 मुसलमान बच्चे रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे हैं, बच्चे और बच्चियां, बताओ कौन से देश में कौन से स्टेट में पढ़ रहे हैं? बताओ। तेलंगाना में पढ़ रहे हैं 30,000 बच्चे रेजिडेंशियल स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रही है। कौन से स्टेट में पढ़ रहे हैं बताओ? इसमें एमआईएम का कंट्रीब्यूशन नहीं है। सुनिए, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट 1600 करोड़ रुपये है। कंट्री में कितना है? 2300 करोड़ रुपये है। अरे ये तो काम कर रहे हैं ना यहाँ। आपको उम्मीद है कि मुस्लिम बंधु भी लाएंगे? हम गवर्नमेंट से रेकमेंड करेंगे, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, हम डेटा के साथ बात करेंगे ना, एम्पिरिकल डेटा देंगे और सरकार उसको देखेगी। जब बैकवर्डनेस, पॉवर्टी, जमीन, रूरल एरियाज में कितने मुसलमानों के पास कितनी जमीन है, 57% अर्बन एरिया में मुसलमान जाति घर में रहते हैं, तो ये सब डेटा है जमा किया, हम गवर्नमेंट को देंगे, कंपेलिंग केस हम बनाएंगे ताकि सरकार इस पर गौर करे, उसको एक्सेप्ट करे। सर 2000 करोड़ जब एक असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी को अलॉट किया जा रहा है, 2000 बड़ी बात नहीं है ना। 2000 करोड़ किसको? दलित बंधु में
एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अलॉट हो रहा है और वो पॉलिटिकल हाँ, गेम की बिल्कुल, बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप फिर नहीं, देखिए जहाँ तक केसीआर का मामला है, केसीआर के दिमाग में आप कोई बात बिठा दो और उसको पूरा कर दो। तो हमारा काम ये है कि जाकर उनको हम पूरे लोग जाएंगे, ये डेटा देंगे और उनको बताएंगे कि तेलंगाना की और प्रॉस्पेरिटी के लिए, तेलंगाना की मजबूती के लिए जो एक रेवोल्यूशनरी स्कीम का उन्होंने आगाज किया है दलितों के लिए, उसको मुसलमान को ही मिले, ओबीसी को भी मिले, शेड्यूल ट्राइब को भी मिले, सबको मिले। क्योंकि पॉवर्टी, देखिए हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या पूरे मुसलमानों को नहीं बोल रहे हैं। अब आप लोग चला देंगे सुबह शाम में 6 बजे 9 बजे से। हम क्या कह रहे हैं कि 8.5 लाख मुस्लिम हाउस होल्ड तेलंगाना में है, जिसमें से 1% हाउस होल्ड जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, मिनिमम। वैसे तो 2% भी हो सकता है, मगर हम कह रहे हैं मिनिमम। और उसके लिए आप 900 करोड़ रुपए दो, 1600 करोड़ तो बजट है। अगर आप 1 साल में नहीं सकते 2 साल में दीजिए, मगर हम ये चाह रहे हैं कि बेनिफिट सबको मिले, मिलना भी चाहिए। सर, अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री जब से तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, तब से हिंदुस्तान में एक और मौजू पाकिस्तान के अलावा मिल गया है बहस में लाने के लिए। साबिक़ा तालिबान को हिंदुस्तानी हुकूमत ने तस्लीम नहीं किया था, तो क्या अभी भी तालिबान को तस्लीम करेंगे या उन्हें टेररिस्ट के ज़ुमरे में ही रखेंगे? इस सवाल पर ओवैसी साहब ने क्या कहा है, मुलाहजा फरमाइए। नहीं मालूम ना अभी सरकार क्या करने वाली है, सरकार बता ही नहीं रही है ना, क्योंकि सैंक्शन कमेटी की चेयरमैन भारत है। तो ये सरकार को बताना चाहिए कि तालिबान को डिलिस्ट करेंगे या उनको टेररिस्ट ही रखेंगे। अमेरिका तो चाह रहा है कि उनके ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस में और ईज पैदा हो जाए, अमेरिका तो चाह रहा है। अब ये सरकार को बताना चाहिए। हालांकि अमेरिका जब अफगानिस्तान छोड़ने का इरादा किया था, तो अमेरिका ने तालिबान से मुज़ाकरे किए और तालिबान को गुड तालिबान बैड तालिबान के ज़ुमरे में बांटा, और जो तालिबान को ये हवाले कर रहे हैं अफगानिस्तान, उन्हें गुड तालिबान कहा गया। और ज़राए से ये भी पता चला है कि हिंदुस्तानी हुकूमत भी तालिबान से गुफ्तगू में है, टच में है। इसके बावजूद हुकूमत वाज़े नहीं करती कि तालिबान का साथ देना है या तालिबान के साथ पहला जैसा रवैया है वही रखना है। बहरहाल ये बहस अलग है। आज का जो मुबाहिसा था मुसलमानों की हालत ज़ार तेलंगाना में, हालांकि सुधीर कमीशन रिपोर्ट बरसों पहले ये रिकमेंड कर चुकी है कि माइनॉरिटी सब प्लान तैयार किया जाए, SC/ST का जिस तरह से तैयार किया गया था। इसके बावजूद किसी दानिश्वर ने भी सब प्लान के बारे में बात नहीं की। सब प्लान का मतलब है आबादी के तनासुब से उस कौम को बजट मख्तस करना। अब मुसलमान कौम अगर आबादी के तनासुब से बजट तलब करती है, तो ये कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, ये अपना हक मांग रहे हैं। तो हक मांगने के लिए आपको गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत को भी चाहिए कि अगर सही मानों में अक़लियत दोस्त हैं, जिस तरह से वो शुरू से कहते आए हैं, तो उन्हें आंध्र प्रदेश हुकूमत की तरह संजीदगी से गौर करना चाहिए और सब प्लान तैयार करना चाहिए, ताकि जो अरसे दराज से आज़ादी के बाद से मुसलमानों से नाइंसाफ़ी होती आ रही है, वो नाइंसाफ़ी का सिलसिला बंद हो और एक मुकम्मल सेहतमंद कौम की तरह डेवलप हो। देखते हैं हुकूमत तेलंगाना इस बारे में क्या सोचती है। अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।